अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हूं हसनैन लियाकत और आज सुपर संडे गुजर चुका है और आज हम आपको मंडे को खुशामदीद कहते हैं, लेकिन कल का दिन बड़ा जबरदस्त दिन था जिसमें पाकिस्तान ने जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप का वर्ल्ड टाइटल जीता है 37 साल बाद। इससे पहले ये टाइटल अपने नाम किया था जानशेर खान ने और अब हमजा खान ने 37 साल बाद बिला आखिर ये टाइटल अपने नाम करने में कामयाब हुए और आखिरी दफा 2008 में आमिर अतलस खान फाइनल तक रसाई हासिल करने में कामयाब हुए थे, लेकिन आमिर अतलस खान जो है वो फाइनल जीत नहीं सके थे। लेकिन हमजा खान ने ये जो कारनामा है ये 37 साल बाद सर अंजाम दिया। बड़े नौजवान हैं और इसके अलावा एक और मुकाबला था, सुपर संडे था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला था। पाकिस्तान ने आप ये कह सकते हैं कि वन साइड मुकाबले के बाद पड़ोसी देश को शिकस्त दिया। इस तमाम तर इशू पे बड़े स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, आज हम उनसे गपशप करेंगे। नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। नसीम भाई, आपको खुश आमदीद कहते हैं और मुबारकबाद आपको। बहुत बहुत मुबारकबाद। कल बहुत बड़ा दिन था, इसमें कोई शुबा नहीं है हसनैन। जी। बहुत दिन के बाद हमने अपने स्पोर्ट्स में कोई ऐसा दिन देखा कि कुछ फतुहात हमें अच्छी दिखाई दी। देखिए, जूनियर सतह पे क्रिकेट में जीतना एक अच्छी अलामत है कि आपका अच्छा बैकअप आ रहा है। दूसरा, जूनियर सतह पे स्क्वॉश 35 साल के बाद जीतना उस गेम में कि जिसमें हमारे पास 10 मरतबा का ब्रिटिश ओपन चैंपियन, 8 मरतबा का वर्ल्ड ओपन चैंपियन का लाइन से बैठे हुए हो और वो इतनी तादाद में जीते हो। ग्रेट जहांगीर खान 10 मरतबा ब्रिटिश ओपन चैंपियन जीत के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके, जानशेर खान 8 मरतबा वर्ल्ड ओपन जीत के रिकॉर्ड बना चुके हैं। तो ऐसे में वो नेशन स्क्वॉश में इतनी पीछे कैसे रह गई? बहुत सारे सवालात थे। अल्लाह करे, देखिए, हमजा खान की इस कामयाबी पे हमें बहुत ज्यादा किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए, ना हमजा को होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि आपको याद होगा ब्रिटिश ओपन जूनियर इवेंट में हमारे खिलाड़ी पिछले कई सालों से जीतते रहे। अंडर 16, अंडर 14 इस सतह पे हम फतह हासिल करते हैं, फिर बड़े होने के बाद हमें क्या हो जाता है। तो अभी हमजा भी बड़े हो रहे हैं, जूनियर सतह पर है, सीनियर सतह पर वो कितनी मेहनत करते हैं, कितना अपने आप को तैयार करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, यहाँ पर ज्यादातर अब तक हमने इस गेम में देखा हसनैन कि इंडिविजुअल एफर्ट से खिलाड़ी ऊपर है, तो बहुत ज्यादा सपोर्ट इस खेल को ज्यादा दिखाई नहीं दी है। जी अच्छा, पिछली दफा जब ये ब्रिटिश ओपन खेल रहे थे तो ये अमेरिका में ट्रेनिंग कर रहे थे, सुना है कि उस वक्त पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने और यहाँ की जो फेडरेशन है स्क्वॉश फेडरेशन, इनको पाकिस्तान बुलाया। अगर आप पाकिस्तान नहीं आते, यहाँ पे आके कैंप नहीं करते तो आपकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी, आप ब्रिटिश ओपन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। लेकिन अब अगर उनसे बात की जाए तो सारे इसका क्रेडिट लेते हैं, लेकिन असल में तो हमजा खान को और उनके वालिद साहब को इसका क्रेडिट जाता है, जो कि अरसा दराज से मेहनत कर रहे हैं। मैं बिल्कुल, जिस तरह जहांगीर खान को क्रेडिट जाता था, जिस तरह ग्रेट जहांगीर खान, ग्रेट जानशेर खान, हाशिम खान और इसके दोस्तम खान, ये एक लाइन है जो जीता करती थी, रोशन खान। तो अब ये खुद इन्हें किसने तैयार किया था? ये अपनी मदद आप तैयार हुए थे। इन्होंने पाकिस्तान का परचम, सब सलादी परचम उठाने का बेड़, इनके पीछे कोई नहीं खड़ा हुआ था। और अभी हमारे पहले फिर दरमियान में स्क्वॉश फेडरेशन भी एक्टिव हो गई थी, अब भी स्क्वॉश फेडरेशन एक्टिव है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन स्क्वॉश फेडरेशन खिलाड़ी पैदा नहीं कर सकती है, खिलाड़ी पैदा हो तो बना सकती है। अब हमारी स्क्वॉश से लोग दूर होते चले जा रहे हैं। अभी हमजा खान ने अगर फतह हासिल की है, देखिए, हमजा खान के और भी मसाइल हमने सुने, आप अभी फिलहाल उसकी जानिब नहीं जाना चाहिए। अगर ये पाकिस्तान को एक फ्रूटफुल सरमाया मिल गया तो इस पर फोकस करना चाहिए, इनको तैयारी में मदद करनी चाहिए, जो इनकी मदद हो सकती है वो जरूर करनी चाहिए। मुझे अच्छा लगा जावेद अफरीदी भाई ने फौरी तौर पे 10 लाख रुपए का ऐलान किया। ठीक है, इस तरह के ऐलानात बच्चों को मिलने चाहिए, इंसेंटिव्स होते तो फिर हौसला बढ़ता है। चाहे हम ऑफिस में काम कर रहे हो, मीडिया चैनल के या कहीं भी काम कर रहे हो, इंसेंटिव्स जो होते हैं वो हौसला बढ़ाते हैं भाई। अच्छा, इमर्जिंग एशिया कप की जानिब जाने से पहले आखिरी सवाल ये करूंगा हमजा के हवाले से कि जिस तरह कल आपने मैच देखा होगा, हमने भी मैच देखा और ये जूनियर लेवल में तो कामयाब हो चुके हैं, क्या आप समझते हैं कि सीनियर लेवल पे अगर इन पे मेहनत की जाए तो पाकिस्तान इन जैसे 4-5 और नौजवान प्रोड्यूस कर सकता है और वो जो सुनहरी दौर है पाकिस्तान का वो आ सकता है? क्योंकि मैंने एक दफा जो स्क्वॉश के सेक्रेटरी उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा जी कि पहले जो है वो खिलाड़ियों का पूल कम होता था, कंट्रीज बड़ी कम थी, लेकिन अब जो है वो पूल ज्यादा हो गया, कंट्रीज ज्यादा हो गई है, सो इस वजह से जो है पाकिस्तान थोड़ा पीछे जा रहा है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं डिटर्मिनेशन की बात है, आपके अपने इरादों की बात है। जो हमने इरादे माजी में देखे थे, अब वो इरादे हमजा के कैसे होते हैं
ये हमें देखना होगा। लेकिन मैं कल सुन रहा था ग्रेट जहांगीर खान साहब को इस कामयाबी के बाद साद आसिफ से वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने यही कहा था कि मैं जब जूनियर 14 साल की उम्र में जूनियर वर्ल्ड जूनियर चैंपियन बन गया था, उसके बाद में जूनियर में रुका नहीं, मैं 4 मरतबा और भी जूनियर खेल सकता था, मेरे पास टाइम मौजूद था। उसके बाद मैंने फौरी तौर पे सीनियर को मुंतखब किया और फिर मैं मैच्योर का चैंपियन बना 16 साल की उम्र में, और 17 साल की उम्र में मैं वर्ल्ड चैंपियन बन गया था। तो अब हमजा खान अपने डायरेक्शन को कहाँ लेके जाते हैं, किस अंदाज से लेके जाते हैं, उनको उनके बैक पे कौन लोग मौजूद है, किनकी वो सुनते हैं, कौन उनके मेंटोर्स हैं, अब वो उनको कैसा गाइड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा। मेरा ख्याल है कि हमजा चूंकि पाकिस्तान में रहते नहीं है, तो जितने भी इनके मेंटोर्स होंगे, जितने भी इनके लोग होंगे, वो तमाम के तमाम जो है वो उन्हीं का डिसीजन इंपॉर्टेंट होगा कि वो अपने कैरियर को कैसे लेके चलते हैं। ठीक है नसीम भाई, अब बात करते हैं इमर्जिंग एशिया कप की। कल हमने एक बहुत बड़ा टाकरा अपने नाम किया है, पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला था, और पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला एक वन साइडेड मुकाबला साबित हुआ एट द एंड ऑफ द डे। और ये वन साइडेड हुआ क्यों? क्योंकि हमने देखा था ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी और उस वक्त बड़ी बातें की हमने भी पाकिस्तान के जो लॉर्ड थी इसके खिलाफ, लेकिन अब जो है बच्चों ने वन साइड मुकाबले में इंडिया को हरा दिया। ये तैयब ताहिर की वजह से वन साइडेड हुआ, मैं बताऊं आपको। अच्छा जी, ये मुकाबला बहुत ही सख्त होता। वो तैयब ताहिर की वो इनिंग जो थी, जो वो बहुत ही बहादुरी के साथ खेल गए उस जगह पे। देखे ना, हमारे 121 पे पहली विकेट गिरती है, फिर 182 पे दूसरी विकेट गिरती है, फिर 187 पे हमारे 5 आउट हो गए। वहां पे हम पे जो प्रेशर डेवलप हुआ था, फिर ऐसा ही लग रहा था हम 230 से 240 पे आउट हो जाएंगे। वहां से 350 से ऊपर हम तैयब ताहिर ने स्कोर को ले जाके मैच को वन साइडेड कर दिया था। उसमें मुबस्सिर की शानदार इनिंग का बड़ा दखल था, जिसमें टॉप ऑर्डर पे सईम अयूब ने और साहबजादा फरहान ने जैसी बैटिंग की, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। लेकिन एंड ऑफ द डे तैयब ताहिर की अगर इनिंग आप निकाल दें तो फिर ये जो हम कह रहे हैं ना, बड़ा वन साइडेड मैच हो गया। हो सकता है रिजल्ट आज कुछ और भी हो सकता है, रिजल्ट कुछ और भी हो सकते थे। अच्छा नसीम मुझे एक बताइएगा, क्योंकि आपका बड़ा एक वास्ट एक्सपीरियंस है इस तमाम तर क्रिकेट को देखते हैं, और ये वैसे पूरी कौम को पता है जो सवाल मैं आपसे करने लगा हूं। 183 पे आपके 3 खिलाड़ी आउट हैं, और 187 पे आपके जो है ना 2 बल्कि आउट हैं, और 187 पे जाके 5 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। 4 रन के एवज हमने 3 विकेटें गंवा दी। तो कहीं ना कहीं पे वो जो बड़ी टीम की झलक है वो छोटू में भी हमें नजर आती है कि एकदम से जब सेट होते हैं तो विकेट थ्रो कर देते हैं। इसकी क्या वजह है? जब वो छोटी होती है जब तो बड़ों में जाती है तो उस लिहाज से छोटे से ही आदत है, तो अभी तो ये छोटे ही है, तो जब बड़ों में ये आदत आ जाती है। इसमें मुझे थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि हमारी टीम की बॉडी लैंग्वेज, चूंकि टीम जीत रही थी तो सब जो है वो हाँ वो कर रहे थे और मजे कर रहे थे। लेकिन जब कभी टीम लूज कर रही हो, जो मैंने जिम्बाब्वे में देखा था, जब हमें शिकस्त हो रही थी, तो फिर हमने अब लड़कों की बॉडी लैंग्वेज देखी थी। बिल्कुल, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं बता रहा हूँ कि कल भी आपने देखा होगा जब पाकिस्तान टीम ने फतह हासिल कर दिया, मैच जीत गए, नॉर्मल हो जाए, मेहरान मुमताज ने वो कैमरे के आगे आके ऐसे करना शुरू कर दिया जैसे उन्होंने कश्मीर फतह कर लिया। अरे भाई, खुदा के वास्ते थोड़ा सा अपने अंदर, और इनके कोचेस को समझाना चाहिए था, जब आप मैच जीतने के लिए जा रहे हो तो आपकी सेलिब्रेशन क्या होगी। आपको याद होगा भुवनेश्वर में चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का इवेंट था, और वहां पे पाकिस्तान ने जब इंडिया को हराया तो हमारे लड़कों ने शर्टें उतार दी थी ग्राउंड में। जी हाँ। और उसका नतीजा ये निकला कि हमारे 5 खिलाड़ी बैन हो गए थे, कोच बैन हो गया था, और हमने फाइनल जो खेला था, जो हम एक अरसे के बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की पोजीशन में आए थे, हमने अपने एटीट्यूड की वजह से वो मौका गवा दिया। हमारे 2-3 खिलाड़ी बैन हो गए, वो फाइनल में खेल नहीं सकते थे। जर्मनी फिर भी लड़के हमसे जीता था। आप सोचें कि उस वक्त जिस तरह पाकिस्तान खेल रहा था, शायद पाकिस्तान बहुत अरसे बाद हॉकी का चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाता हुआ भुवनेश्वर में। उस वक्त नदीम उमर साहब ने टीम को स्पॉन्सर किया था, वरना तो आपके पाकिस्तान में कोई स्पॉन्सर करने को तैयार नहीं था हॉकी को। जी हाँ। आपको वो जीत मिल रही थी, हमारी गलतियों से चली गई। कल भी मेहरान मुमताज ने जिस अंदाज से आके एकदम से कहा था, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं हो गया, और हारिस ने अच्छा डांटा था उन्हें, और हारिस बहुत तरीके के साथ टीम को लेके निकले, सारे इंडियन प्लेयर से मिले थे। यार ये गेम है, इसको गेम ही रहने दो। आपने कोई खुदा न खास्ता कोई किला फतह नहीं कर लिया है। आपकी सेलिब्रेशन की एक हुदूद होनी चाहिए, जो
मैंने भुवनेश्वर का आपको हवाला दिया, वो मैं आज तक नहीं भूल पाता, क्योंकि मेरे मुल्क की चैंपियंस ट्रॉफी मिस हो गई थी उस सेलिब्रेशन की वजह से। जी अच्छा, ये बताएं कि ये जो जिस तरह आपने कहा कि बॉडी लैंग्वेज के हवाले से बात की, तो थोड़ा सा नेगेटिव्स भी इस गेम में जरूर थे। कहीं ना कहीं पे जो बॉडी लैंग्वेज थी वो फील्डिंग में तो बिल्कुल खराब थी। आपने देखा होगा बहुत सारे एक्स्ट्रास दिए गए, बहुत सारी जो है खराब फील्डिंग की गई। वो तो एक अरशद इकबाल ने बाउंसर करवा दिया, वो विकेट मिल गई, नहीं तो मामलात स्टार्ट में खराब लग रहे थे। देखिए, मैं जो हमारी जूनियर टीम चाहती है, चाहे अंडर 19 की टीम हो, चाहे पाकिस्तान शाहीन हो, पाकिस्तान ए हो, इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हम उसके साथ मैनेजर किसे भेज रहे हैं, मैनेजमेंट किसके हाथ में। देखिए, अभी कल साहब की बातें हो रही हैं, जो अभी जो इससे पहले भी पाकिस्तान टीम के मैनेजर रह चुके हैं, मैं उनके साथ बहुत काम किया, थोड़ा सा दिमाग में ने जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर रह चुके हैं, जी जी, CSP के हेड हुए थे फिर वो, जी जी। तो कल साहब को लाने की बात हो रही है, उनको दोबारा टीम का मैनेजर बनाया जा रहा है एशिया कप, और मैंने उनको देखा है, वो वाकई में कमाल के एडमिनिस्ट्रेटर है। ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर हमें सीनियर सतह पे नहीं चाहिए, ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर हमें अंडर 19 की सतह पे चाहिए, ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर हमें पाकिस्तान शाहीन की सतह पे चाहिए कि जो बच्चे डेवलपमेंट प्रोसेस से गुजर रहे हैं उनको गाइड कर सके, उनको समझा सके, उन्हें राह रास्त पे ला सके, उनकी ग्रूमिंग कर सके, उनको बता सके कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। इस सतह पे हमें जरूरत है। हम सारा फोकस लगा के रखते हैं पाकिस्तान की सीनियर टीम पे। आई डोंट थिंक सीनियर टीम तो वैसे ही मैच्योर हो जाती है, डिसिप्लिन हो जाती है, जिस तरह के वो टूर कर रहे होते हैं, जिस माहौल में रह रहे होते हैं। लेकिन जूनियर सतह के ऊपर हमारे बच्चों को कि जहाँ बहुत सारे मसाइल उनके दिखाई देते हैं, वो जीत जाते हैं, उन्हें समझते हैं बस अब यही दुनिया खत्म हो गई और यहीं पर ही दुनिया का एंड हो गया। ऐसा नहीं होने दें, इस चीज को समझाने की कोशिश करें कि पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जूनियर टीम्स का। मैंने जिम्बाब्वे में देखा था, कप्तान की सुनने को ऐसा लग रहा था तैयार नहीं हो रहा था, फिर कप्तान आपको चेंज करना पड़ गया था। वहां पे आपने इमरान भट्ट को हटा दिया था कप्तान, उनकी जगह आपने नया कप्तान लगाया था। वजह क्या थी? वजह ये थी कि खिलाड़ियों को कंट्रोल करने वाला कोई मुनासिब शख्सियत नहीं थी। मेरी अपनी जाती राय में अगर आप ज्यादा बेहतर होगा कि किसी ऐसे ब्यूरोक्रेट को, बजाय इसके कि आप किसी क्रिकेटर को या क्रिकेट ऑफिशियल को जो है वो मैनेजर लगाएं, अपनी जूनियर टीमों का किसी ब्यूरोक्रेट को लगाएं, किसी रिटायर्ड आर्मी पर्सनल को लगाएं कि जरा इनका डिसिप्लिन मेंटेन करें। ये बहुत जरूरी है। गांव देहात से आ रहे होते हैं, छोटे इलाकों से आ रहे होते हैं, ये बच्चे बहुत मेहनत करके आ रहे होते हैं, इन्हें बहुत सारी चीजों का नहीं पता होता। और हमारी क्रिकेट में ग्रूमिंग क्लासेस की कोई सोच ही नहीं है कि ये भी कोई चीज होती है। तो अगर वो ग्रूमिंग हम उनकी अंडर 19 और 21 की सतह पे या शाहीन्स की सतह पे करा दें, उसका फायदा हमें हर सतह पे होगा। और एक डिसिप्लिन क्रिकेट अंडर 16 पे लगाए आप किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट को कि जो उनको उठना बैठना भी सिखाए खेलने के, यानी कि मैनेजर का काम ये हो कि वो जरा उनकी ग्रूमिंग करे। क्रिकेट वो अपने उसी अंदाज से खेलते रहे, उनकी कोई एग्रेशन खत्म ना हो, लेकिन ऑफ दी फील्ड ऑन दी फील्ड क्या आपकी जिम्मेदारियां हैं, किस अंदाज से आपको बिहेव करना है, ये जरूर पता होना चाहिए। नसीम भाई, मुझे एक बताइएगा, आपने जिक्र कर दिया मैनेजर का, तो मैनेजर के हवाले से एक आपने देखा होगा ट्विटर्स पे ट्रेंड्स भी चल रहे हैं, कुछ ऐसे सहाफी हैं जो कि जिनका ताल्लुक शायद इस्लामाबाद से भी है, वो भी ट्वीट कर रहे हैं रेयान उलग के हवाले से जी कि वो अच्छे मैनेजर नहीं है, पर्ची थी नजम सेठी की, हालांकि अभी तक तो उनकी जो परफॉर्मेंस है बड़ी अच्छी है। तो इस तरह की चीजें क्यों हो जाती हैं? क्या ये एक रास्ता बनाया जा रहा है नए मैनेजर को टीम में लाने के लिए? देखिए, मैनेजर जिसने भी, मैंने कहा ना, सीनियर सतह पे चाहे रेहान काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, उनसे पहले राना साहब काम कर रहे थे, कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, उनसे पहले चले जाएंगे तो जो शख्सियत पे सीनियर सतह पे आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि खिलाड़ी खुद को मैनेज कर चुके होते हैं, ढाल चुके होते हैं। लेकिन जब वो जूनियर सतह पे जाते हैं तो वो देखते हैं क्या क्राउड भी इतना नहीं आया हुआ है यहाँ पर, उसको वो एक थोड़ा सा लाइट मैच ले लेते हैं। उसको लाइट मैच नहीं लेना है। अगर आप किसी भी इंटरनेशनल टूर पर हैं तो फिर आप पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, आपका हर बिहेव जो है वो काउंट करेगा। मुझे आज तक याद है, मुझे भी साल हो गया चैलेंजर में, हमने कभी जूनियर टीम की सतह के ऊपर नवेद अकरम चीमा जैसा मैनेजर लगाने की कभी कोशिश नहीं की कि नवेद अकरम चीमा को जो है वो मैनेजर लगाया जाता। मैंने उससे अच्छा मैनेजर नहीं देखा। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे याद नहीं है माजी के मैनेजर, मेरी उम्र से पहले जो थे वो मुझे नहीं पता,
लेकिन मैंने जितने मैनेजर देखे, मैंने नवेद अकरम चीमा जैसा मैनेजर नहीं देखा। उन्हीं की क़यादत में, उन्हीं की मैनेजरशिप में पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ 3-0 व्हाइट वॉश किया था। वहां उस सीरीज में भी मैं मोहसिन हसन खान की कोचिंग में, मोहसिन हसन खान उसका कोच थे टीम के, वो बहुत गुड कोच। वो भी उनके साथ भी जो है वो जितना उन्होंने डिलीवर किया था उनके साथ अच्छा नहीं हुआ पाकिस्तान में, जो वो डिलीवर कर चुके थे। इस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो अब रेहान सेठी साहब की वजह से आ गए ना। अब जिसके जहाँ पे ताल्लुकात है, सेठी साहब ने जो तीन चार लोग लगाए, मुझे ऐसा लग रहा है 2-3 महीने के लिए ही लगाए थे उन्होंने। वो उन्हें पता था कि उसके बाद ज़का आ जाएंगे तो वो हटा देंगे, तो कम से कम 3 महीने की तो सैलरी मिल जाए। एडजस्टमेंट कर लिया अपने सब जानने वालों की। जी। अच्छा नसीम भाई, थोड़ा सा मैच की तरफ वापस आते हैं। बॉलिंग की अगर बात की जाए, स्पिनिंग डिपार्टमेंट की स्पेशली बड़ी हौसला अफजा देखी गई है स्पिनिंग डिपार्टमेंट में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस। स्पिनर्स ने, जो रिस्ट स्पिनर थे सुफियान मुकीम, वो भी बड़े बेहतरीन रहे। उसके बाद मेहरान मुमताज़ की अगर बात की जाए, उन्होंने भी कमाल विकेटें ली। ठीक है, एग्रेशन साइड पे है, लेकिन जो स्पिनिंग डिपार्टमेंट में हमें कमी नहीं नजर आती है पाकिस्तान की नेशनल टीम में। कहीं ना कहीं पे शादाब रन्स खा रहे होते हैं, फिर उसामा मीर की बातें होती हैं, फिर जफर गौर की बातें होती हैं, लेकिन इमर्जिंग को देख के लगता ये है कि हमारे स्पिनर्स जो है वो अब पाकिस्तान की बागडोर संभाल सकते हैं अगले 3-4 साल में। यार मुकीम मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तीनों मैच्योर हैं, चाहे मुबस्सिर की आप बात कर लें, चाहे आप मुकीम की बात कर लें, चाहे आप मेहरान जो और कौन थे? मेहरान मुमताज, मुबस्सिर, कासिम अकरम। मेहरान मुमताज थे, कासिम अकरम थे। तो मुझे इनमें अगर कोई नंबर 1 लगा कि जिसमें स्पार्क था, लेकिन तैयारी पे अभी बहुत मेहनत करनी है, वो आपके लेग ब्रेक बॉलर लगा मुझे। जी। वो हाई आर्म एक्शन से गेंद कर रहे थे, रनअप के साथ आके बहुत ही अच्छी गेंदें की है उन्होंने। तो मुझे अगर इन सारे स्पिनर्स में अगर देखते हैं तो मुझे अगर कोई इम्पैक्ट किसी का सबसे ज्यादा लगा तो वो आप लेग ब्रेक बॉलर का लगा, वो बहुत अच्छे थे। अच्छा, और ये क्या समझते हैं कि सुफियान को अगर थोड़ा सा ग्रूम किया जाए और जिस तरह हम दूसरे स्पिनर्स को सपोर्ट करते हैं, इस तरह अगर सुफियान को भी सपोर्ट किया जाए तो ये मेरे ख्याल है बहुत बड़ा एसेट बन सकते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। देखिए, सुफियान नजरों में आ गए होंगे। सुफियान का जो रनअप है ना, सुफियान जिस अंदाज से आके गेंद को डिलीवर करते हैं, उसमें एक पेस है। मॉडर्न डे क्रिकेट में ना, अब जितनी T20 क्रिकेट हो गई है, जितनी ODI क्रिकेट हो गई है, उसमें आप पहले फ्लाइट देके बॉल किया करते थे, जिसे हम कहते हैं लटका के बॉल करना, लटका के बॉल करना। वो लटका के बॉल करने का दौर चला गया भाई। अब रन्स पकड़ने, अब शादाब भी तेज कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे एक दौर था, मुश्ताक पूरी गुगली करा करते थे, लटका के बॉल दिया करते थे। उनकी भी गेंद में थोड़ी तेजी थी, उससे पहले चले जाएंगे तो खासी फ्लाइट दिया करते थे स्पिनर्स। बिल्कुल, अब वो फ्लाइट का दौर चला गया। अब तो आपने बैट्समैनों के पैरों को रीड करना है, वो बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो कहाँ चल रहा है। बैट से ज्यादा पैर रीड करने पड़ते हैं बॉलर को, और उसी हिसाब से उसको अपनी लाइन और लेंथ को मेंटेन करना पड़ता है। तो उस लिहाज से सुफियान मुझे इन सब में अगर आप मुझसे पूछेंगे, इस पूरी लॉट में मैंने कल सुफियान को बहुत ज्यादा बॉलिंग करते हुए नहीं देखा, लेकिन थोड़ी सी बॉलिंग करते हुए देखा था। मुझे तो बहुत ही वो इफेक्टिव लगे थे। ठीक, नसीम भाई आपको सुफियान बड़ी इफेक्टिव लगे, और नसीम राजपूत साहब से वापस आएंगे तो उनसे पूछेंगे PCB के कुछ मामलात हैं, उससे भी बात होगी नसीम राजपूत साहब से, और इसके अलावा श्रीलंका की जो इस वक्त हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उससे हवाले से भी बात होगी, और सुफियान के हवाले से नसीम राजपूत साहब ने ऑब्जर्वेशन दी है, बड़ी ज़बरदस्त है। और सुफियान मुकीम अगर कल मोहम्मद आरिस विकेट के पीछे उनका साथ देते तो वो 3 नहीं बल्कि 5 खिलाड़ियों को भी आउट कर सकते थे, लेकिन सुफियान मुकीम थोड़ा सा अनलकी रहे। मोहम्मद आरिस ने विकेट के पीछे उनके काफ़ी जो है वो कैचेस छोड़े, और ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे नसीम राजपूत साहब के साथ। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब शो में हम बात करेंगे श्रीलंका की सीरीज के हवाले से, लेकिन उससे पहले हमारे जो मेहमान हैं जिन्होंने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया, अली ताबिश, उनको वेलकम करूंगा, और इसके साथ साथ नसीम राजपूत साहब हमारे साथ टेलीफोन कॉल पे मौजूद है कराची से। अली, आपको भी बड़ी मुबारक हो, और अगर आप कुछ हमजा के हवाले से और इमर्जिंग के हवाले से ऐड करना चाहें तो। सर, हमजा की जीत एक बहुत बड़ी जीत है। मैं स्क्वाश को बड़े अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, हमारी गुफ्तगू भी कुछ रही है स्क्वाश के हवाले से। हमजा की 37 साल के बाद हम वर्ल्ड पोडियम पे फाइनली पहुंचे हैं,
तो इट इज़ अ बिग ऑनर फॉर पाकिस्तान। क्रेडिट गोज टू हमजा एंड हिज कोचिंग स्टाफ। मैं मुलाकात भी हुई मेरी उनसे, हमारे करीब में ही होते हैं। लेकिन ये कि बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान। आई होप कि और बहुत से ऐसे बच्चे जो स्क्वाश खेल रहे हैं वो इंस्पायर होके मजीद पाकिस्तान को स्क्वाश में वापस वर्ल्ड स्टेज के ऊपर जो है ना वो ऐसी कामयाबियां दिलाते रहें। और जहाँ तक इमर्जिंग की बात है तो मैं एक बड़े मज़े की चीज़ पढ़ रहा था, क्योंकि आपको पता है ट्विटर पे तो आग लग जाती है ना ऐसी कोई चीज़ हो पाकिस्तान इंडिया की। तो उन्होंने अब ऑब्वियसली उनको आग तो लग रही थी, लेकिन तैयब को उन्होंने अंकल का नाम दे दिया, वेल प्लेड अंकल। ये सवाल बहुत दो दफा अब नसीम भाई से करने से जो है ना वो रुक गया। चलिए अब वो कर लीजिएगा। तो वेल प्लेड अंकल की ना उन्होंने सीरीज शुरू कर दी, मतलब चलना शुरू हो गया, अच्छा खासा चल रहा था। तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई, यार ACC ने कहा है आपको A टीम भेजें, ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा आप यूथ टीम भेजें, उन्होंने ये नहीं कहा आप अंडर 25 भेजें, उन्होंने ये नहीं कहा अंडर 23 भेजें, उन्होंने कहा आपने A टीम भेजनी है, ठीक है। हमने A टीम भेजी। अब आपको इख्तलाफ है कि वो 29 साल के हैं, वो 23 साल के हैं, वो 25 साल के हैं, हमारा उससे कोई गर्ज नहीं है। हमने खेला, तो हम जीत गए, भी खेल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर क्राइटेरिया एज का होता, हम नसीम, हम शाहीन, हम इनको भेज देते, फिर उनको आराम आ जाता। मतलब उसके बाद तो मेरा एक ही दिमाग में जरा कि होना आराम ही, ठीक है। हम उस एज के बच्चों को भी भेज देते, उन्होंने भी आपकी पिद्दी लगा देनी थी, वो एक अलग टॉपिक होना था। लेकिन A टीम चाहिए थी, A टीम गई, A टीम खेली, A टीम ने रिटेन किया इमर्जिंग एशिया कप। ब्यूटीफुल। मैं कहता हूँ मैं बहुत रात को मेरी फीलिंग्स कुछ बहुत ज़बरदस्त हो गई थी कि लास्ट टाइम अगर मैं आपको याद हो तो आपके शो में आके कहा था कि मुझे एक एस्ट्रोलॉजिस्ट ने बताया कि इस साल का स्पोर्ट्स में पाकिस्तान का पलड़ा काफ़ी भारी है। वो चीज़ें आपको सही होती भी नज़र आ रही होंगी शायद। तो देख के खुशी हुई, सुन के खुशी हुई। थोड़ा बहुत मैच देखने का मुझे मौका मिला, यूट्यूब पे मैं देख रहा था, और जिस तरह के हमारे बच्चे खेले, ठीक है, मुझे तो बहुत खुशी हुई। मुझे मेहरान मुमताज़ को देख के बहुत खुशी हुई, मुझे मुबस्सिर खान को देख के बहुत खुशी हुई, मुझे ओवर द पीरियड जो है वसीम जूनियर की डेवलपमेंट देख के बहुत खुशी हुई। तैयब के लिए मैं क्या कहूँ, ब्यूटीफुल इनिंग्स खेले वो। और एक बात जो मैंने शायद पहले भी आपके शो में कही थी कि पाकिस्तान की टीम बॉलिंग और बैटिंग में तो टैलेंटेड है, ये सबको पता है, लेकिन जब ये फील्डिंग को भी प्रॉपरली लेके गेम प्ले का हिस्सा बना के चलेंगे, पाकिस्तान तब से मैच जीतना शुरू हो जाएगा। वही केस था पाकिस्तान श्रीलंका के पहले टेस्ट मैच में, वही सिनेरियो था इमर्जिंग में। इन्होंने फील्डिंग इतनी अच्छी की, प्रेशर क्रिएट किया, कैचेस लिए। तैयब ताहिर ने सेंचुरी मारने के बाद फील्ड में जो 2 कैचेस लिए, इतने इंपॉर्टेंट कैच थे, अगर वो ना लिए होते फॉर एग्जांपल, या कोई और फील्डर होता और वो मिस हो जाते, वो डिटर्मिनेशन, वो क्या कहते हैं उसको, जज्बा ना होता उसका कैचेस लेने में, तो हो सकता है गेम का जो है ना कुछ और ही रिजल्ट निकलता। अच्छा नसीम भाई, मुझे ये बताइएगा, ये सवाल में करते करते रह गया, उसके बाद फिर आते श्रीलंका के टेस्ट मैच की जानिब की। ये एक ट्विटर पे ट्रेंड भी चलता रहा कि अंकल आ गए और बड़े लड़के लेके आ गए, बड़े लड़कों से जो है आके जीते। तो ये जो हमने 4, 5, 6 इंटरनेशनल प्लेयर भेजे थे, क्या ये अच्छे के लिए भेजे थे, या हमें भी यूथ की जिस तरह नुमाइंदगी की है इंडियन टीम ने, यंग फेसेस भेजने चाहिए थे, ऐसे भेजने चाहिए थे जिनके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर बिल्कुल ना हो? हरियाणा जो पाकिस्तान सुपर लीग में दुनिया भर की लीग्स होती हैं, उसमें इमर्जिंग कैटेगरी वो होती है कि जिसमें बिल्कुल एक नया खिलाड़ी आता है। इसमें मेरा देखिए, तैयब ताहिर गए थे, तैयब ताहिर बिल्कुल इमर्जिंग में ही आते हैं। उन्होंने कितना खेला है, बहुत ज्यादा नहीं खेला, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे वसीम जूनियर को होना चाहिए था। वसीम जूनियर टेस्ट क्रिकेट भी खेल चुके हैं पाकिस्तान के लिए। आप ज्यादा बेहतर होता है उनकी जगह आप किसी यंग फास्ट बॉलर को भेज देते, अब्बास को भेज देते, अब्बास अफरीदी जो है, उमर गुल को, अब्बास अफरीदी को भेज देते। और अगर ये जो एक नाम रखा हुआ है ना इमर्जिंग, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। देखें, क्या तो अंडर 19 वर्ल्ड कप होता है, सबको पता है कि 19 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों ने आके खेलना है, क्लियर होती है एक इंडिकेशन। इमर्जिंग को आप इसको जरा क्लियर करें लोगों के लिए। अगर इंडिया अपने प्लेयर कोई इंटरनेशनल प्लेयर लेकर नहीं आया तो इसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं है। उनके जितने प्लेयर्स आए थे उनमें 7-8 तो उनके इंडियन प्रीमियर लीग खेले हुए थे, और वो 7-8 जो है वो जितने चौड़े होके ग्राउंड में घूम रहे थे, वो तो लग रहा था कि दुनिया फतह करने के लिए आए हुए, कोई हल्के तो आ नहीं आए थे। वो तो तैयब ताहिर ने जिस तरीके से उन्हें धोया तो उनकी थोड़ी अकल ठिकाने लगी थी। लेकिन हम इसी टीम से मैच हार गए थे, ये ध्यान में होना चाहिए। हम इमर्जिंग टीम से भी जिसका कोई इंटरनेशनल प्लेयर इंडिया का नहीं था, हम उनसे मैच बहुत आसानी से हार गए थे।
तो जो लोग भी ये बात कर रहे हैं उनसे बोलो भाई यही टीम हार गई थी, लेकिन इसको जरा क्लियर कर लेना चाहिए। इस इमर्जिंग एशिया कप को इसके क्राइटेरिया को कंफर्म कर ले। या तो ये हो कि जी लीग्स के पाकिस्तान की PSL होती है, इंडिया की इंडियन प्रीमियर लीग होती है, बंगला प्रीमियर लीग भी हो रही है, लंका प्रीमियर लीग भी हो रही है, शायद अब अफगानिस्तान भी इस तरह प्लान कर रहा है। तो आप इस इमर्जिंग एशिया कप को अगर लीग की आप अपनी लीग की प्रोडक्ट लेकर आए, जो आपकी लीग्स की बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली है, वो प्रोडक्ट का एक टूर्नामेंट कराया जाए तो आने वाले वक्त में तो वैसे ही ICC सिकुड़ती जा रही है, लीग्स फैलती जा रही है। तो इस टूर्नामेंट को थोड़ा सा डिफाइन कर लें, क्योंकि अगर इंडिया हारने के बाद मैंने उनके कुछ प्लेयर्स के स्टेटमेंट भी देखे थे, वो भी यही बात कर रहे थे कि हमारे सारे बच्चे थे। अरे भाई बच्चे थे तो हमने कहा था बच्चे लेकर आ जाओ। इस इवेंट को क्लियर करना चाहिए, मेरे ख्याल में वो ज्यादा बेहतर होगा। तैयब ताहिर बिल्कुल ठीक थे। वसीम जूनियर के लिए मैं जरूर कहूंगा कि इमर्जिंग में टेस्ट प्लेयर का क्या काम है यार, ये तो वाकई हम अपना मजाक बना रहे होते हैं, ऐसा ना करें, ये गलत था। शुक्र है उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी। अच्छा सर वापस आते हैं अब श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान के हवाले से, वक्त निकलता जा रहा है और नसीम भाई से भी इस हवाले से इनपुट लेनी है। आज एक जबरदस्त टेस्ट मैच जारी हो, सारी हमारे लिए तो जबरदस्त है, लेकिन इट्स अ नाइटमेयर फॉर श्रीलंका। और जिस तरह की श्रीलंका की परफॉर्मेंस है वो कोई इतनी ज्यादा दीदनी नहीं है टेस्ट क्रिकेट में इस तरह के रन्स करना। और उसके बाद पाकिस्तान आई थिंक सो आज ही के दिन में वो तमाम तर रन्स मुकम्मल कर लेगा। तो ओवरऑल कैसा देख रहे हैं इस टेस्ट मैच को? मैं जैसे हर चीज के दो पहलू होते हैं, वैसे इस गेम के भी दो पहलू हैं कि मैं कहूंगा कि पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल रहा है, कोई और श्रीलंकन होंगे तो कहेंगे श्रीलंका बहुत बुरा खेल रहा है। दोनों तरीके से बात हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान अगेन फील्डिंग की जहां तक बात आ जाए तो पाकिस्तान ने आज फिर फील्डिंग से प्रेशर क्रिएट किया, जिसकी वजह से आपको विकेटें मिली। आपने उनके बीच में दिए कुछ गैप्स छोड़े जहां पे वो सिंगल ले रहे थे, एंजेलो मैथ्यूज जिस टाइम खेल रहे थे वो रन्स निकाल रहे थे, सिंगल डबल कर रहे थे वो, लेकिन वहां पे आपकी विकेटें लेना, फाइनली नसीम को प्रॉपर विकेटें मिली। नसीम का जो स्पेल था बहुत खूबसूरत स्पेल था। और शान मसूद को एक जिंदगी चाहिए होती है अच्छी इनिंग खेलने के लिए, वो उनको शुरू में मिल गई जो उनका लेग बिफोर मिस कर दिया अंपायर ने, और उस पर श्रीलंका ने रिव्यू लिया नहीं और वो उनको जिंदगी मिल गई। उसके बाद तो वो सेंचुरी इज कमिंग होपफुली इंशाल्लाह। मैं ये देखता हूँ, मुझे प्रॉब्ली लग रहा है कि ये 3 दिन का टेस्ट मैच होगा। पाकिस्तान जो है ना बहुत टू अर्ली टू से दिस। नहीं, आप परफॉर्मेंस देखें ना, आप स्कोर चेक करें, आपको देख के पता लगेगा पाकिस्तान किस इंटेंट से खेल रहा है। पाकिस्तान की बॉलिंग शुरू होने से वो इस इंटेंट से खेल रहा है कि पाकिस्तान ने 3 दिन में मैच खत्म करना है। ठीक है, आपका पहली विकेट मिली रनआउट से, ठीक है, फिर आपकी शाहीन ने बॉल थोड़ी कोई बहुत अच्छी विकेट टेकिंग बॉल को खास नहीं थी, लेकिन उस पर विकेट मिल गई। 2 विकेटें आपको अर्ली ऑन मिल गई 5 ओवरों के अंदर। तो उसके बाद ऑब्वियसली आपने अटैक पे जाना था। और मुझे ये ओपिनियन है मेरा कि 3 दिन के लिए पाकिस्तान ये टेस्ट मैच खेल रहा है, और ये 3 दिन में टेस्ट क्या कहते हैं 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म करके हम बास बॉल सुनते रहते हैं, आपको पाक बॉल प्रॉपर्ली सुनने को मिलता है। ठीक हो गया, बॉबी बॉल। अच्छा ये नसीम भाई ये बताइएगा कि अब सवाल मैं आपसे करता हूं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल रहा है या फिर श्रीलंका बहुत ज्यादा पैथेटिक खेल रहा है, ये हो क्या रहा है इस वक्त कोलंबो में? यार मेरा ख्याल है पाकिस्तान अपने माइंड सेट की वजह से मुख्तलिफ हो गया है। अच्छा। जो पाकिस्तान ने माइंड सेट इख्तियार किया इस सीरीज के अंदर, ब्रैडबर्न के आने के बाद हम मिनी बास्केटबॉल जरूर खेल रहे हैं। अगर पूरी बास्केटबॉल नहीं खेल रहे तो मिनी बास्केटबॉल जरूर खेल रहे हैं। ये हमने पिछले गोल्ड टेस्ट में भी खेली थी। हम कहाँ, हमारा जो स्ट्राइक रेट होता है बैट्समैनों का वो 2.1, 2.2, 2.3, हम इससे बैटिंग कर रहे होते हैं हम। लेकिन अभी हमारा स्ट्राइक रेट डबल था, 5 से खेल रहे थे हमने इतना बड़ा फर्क डाल दिया था। तो मेरे ख्याल है उस माइंड सेट में इंग्लैंड की टीम को खड़ा किया था, शायद यही माइंड सेट हमारी टीम को भी टेस्ट क्रिकेट में ऊपर ले आएगा। आप अगर देखें, हमने अपने माइंड सेट में श्रीलंका को गिराया। यही श्रीलंका थी जो अपने मुल्क में 2 टीम आ रही थी उसकी बजा रहे थे उनके स्पिनर। हमने जो माइंड सेट इख्तियार किया, देखें जिस वक्त हमारे 5 आउट हो गए थे पिछले टेस्ट मैच में, उस वक्त भी जो पार्टनरशिप हमने की थी, सलमान अली आगा की बात कर लें, सऊद शकील की बात कर लें, वो 4 और 5 रन स्कोर कर रहे थे हर ओवर के अंदर, 6 रन स्कोर कर रहे थे हर ओवर के अंदर। वो माइंड सेट था। अगर हम अपने पुराने माइंड सेट से खेल रहे थे तो अगर आज के टेस्ट मैच की भी मैं बात कर लूंगा, जो बोर्ड के ऊपर आपको 120-130 रन दिखाई दे रहे हैं, ये 40 रन होते। इतने ओवर में हम इतने ही रन बनाते थे। तो फिर शायद मेरे दोस्त जो शो में मौजूद हैं वो ये नहीं कहते कि 3 दिन में मैच खत्म हो जाएगा। और वो सही कह रहे हैं, मैच ये 3 दिन में खत्म करने नहीं है मैच,
ये माइंडसेट है। देखिए श्रीलंका के शुरू में जो 2 रनआउट हुए, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। उनके मेन प्लेयर्स 2 शुरू में रनआउट हो गए। टेस्ट क्रिकेट के अंदर 2 खिलाड़ी रनआउट हो जाए तो टीम वैसी पीछे आ जाती है। आपके बॉलर्स को कुछ नहीं करना पड़ा। और उसके बाद फिर पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज पिछले मैच में खेलने के बाद बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप जरा लड़कों की बॉडी लैंग्वेज चेक करें, जो आप बात करें कैचेस ले रहे, फील्डिंग स्टैंडर्ड मुख्तलिफ हो गया है। ये मेरे ख्याल में कि बड़ा फर्क है। जो मैं इसको बेसबॉल तो नहीं कहूंगा, लेकिन मिनी बेसबॉल जरूर कहूंगा जो पाकिस्तान ने खेलना शुरू किए, एंड इट इज गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट इंशाल्लाह। अच्छा, नसीम भाई जिससे बात कर रहे हैं अली कि ये मिनी बेसबॉल है, और मैं ये समझता हूँ कि ये बेसबॉल विद सैनिटी है, क्योंकि आपकी सैनिटी कहीं ना कहीं पे प्रिवेल कर रही है। ये नहीं है कि अटैक अटैक एंड अटैक, जहाँ पे आपको रोक के खेलना है वहां पे आप रोक के खेलते हैं, जहाँ पे दबा के खेलना है वहां पे दबा के खेलते हैं। लेकिन एक नुक्ता नजर ये भी है कि एक कमजोर अपोजिशन है श्रीलंका, इसके खिलाफ तो हम अच्छा खेल रहे हैं, कल जाके ऑस्ट्रेलिया में हम कैसा खेलेंगे, इंग्लैंड में हम कैसा खेलेंगे, ये भी तो एक पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है इस वक्त ट्विटर पर, आप भी देखते हैं। सर बिल्कुल, आप एक किस्म की आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें ये फैक्टर भी कि हम उनकी कंडीशंस में खेल रहे हैं, हम अपनी कंडीशंस पे नहीं खेल रहे। तो उनकी कंडीशंस में तो उनको चीता होना चाहिए, जैसे नसीम भाई ने अभी कहा कि वो जो भी अपोजिशन आ रही थी उनको अच्छा खासा उनके साथ जो है ना वो फुल गेम खेल रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि उनकी कंडीशंस में हमें टेक्निकली शेर होना चाहिए था, लेकिन अब इस टाइम हम शेरों की तरह खेल रहे हैं। एंड नसीम भाई सेड इट वेरी करेक्टली कि इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। आपने जब ये चीज ठान ली है ना कि आपने खेलना इस तरीके से है, ठीक है, ऑब्वियसली अब आपको अफेक्ट भी नजर आ रहा है कि जब एक नया कोच आया उसने आके कुछ तो इंस्टिल किया, कुछ तो बताया, कुछ सैनिटी दी है। और बिल्कुल आपकी बात सही है, बेसबॉल विद सैनिटी, आप उसको और आसान टर्म्स में ये करें कि आप मेरिट पे क्रिकेट खेल रहे हैं। बिल्कुल, आप गंदी बॉल को फेंक रहे हैं बाहर और अच्छी बॉल को आप डिफेंड भी कर रहे हैं। बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल सी बात है कि यार आपको ओवर में 1 या 2 गेंदें तो ऐसी मिल जाती हैं जिसपे आप चौका मारो। बिल्कुल करेक्ट फॉर्म ऑफ प्ले है ये कि आप मेरिट पे देखो, आपको समझ आती है, आप लो रिस्क, आप लो चांस उस बॉल पे, जो अच्छी बॉल है वो 4 डाल रहा है उसको रोक लो, कोई मसला नहीं है उस चीज पे। हमारा रन रेट 6 से ऊपर चल रहा है। जी नसीम भाई, कल मेरे शो में पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे कामयाब कैप्टन मुश्ताक मोहम्मद साहब थे। अच्छा, उन्होंने पाकिस्तान को लड़ना सिखाया था। पाकिस्तान की हिस्ट्री में लोग कहते हैं जो क्रिकेट से वाकिफ है कि मुश्ताक मोहम्मद वो कप्तान थे, वरना तो हम लोग मैच ड्रॉ करने जाते थे, कोई भी जीतने की कोशिश ही नहीं करता था, हम ही नहीं सारी दुनिया। बिल्कुल सर, उन्होंने मैच को कल जब मैंने उनसे ये सवाल किया, मैंने वो आपको पता है 70s के कैप्टन थे, तो मैंने उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा एक्सीलेंट, यही फर्क है नसीब, ये जो इन्होंने अपनी माइंडसेट को बदला है, इससे ये क्रिकेट बदल गई है। अब मैं बोलूं कि मेरे दौर की क्रिकेट वो हुआ करती थी, उस वक्त मैंने चांस लेना शुरू किए थे और अल्लाह के करम से हम जीत भी गए थे, तो वो दौर बिल्कुल मुख्तलिफ था। लेकिन उस दौर में मैंने चांस लिया था। आज मॉडर्न डे क्रिकेट पे अगर आप नजर डालेंगे तो जो टीम वो कहते हैं ना ज्यादा छक्का लगाएगी, वो जो छक्का लगाते हैं ना, वो जो रोकते हैं ज्यादा क्रीज पे जाके, वो कहते हैं बैट्समैन छक्का लगा दिया जी जाके, अब वो दौर चला गया। अब जो टीम छक्का लगाएगी वो समझने के ठिकाने लग जाएगी। अब आपको खुद ऊपर से आना पड़ेगा मॉडर्न डे क्रिकेट में। अब ये नहीं होगा कि मैं अपने आप को बचाने जाऊंगा, नहीं, मैं सामने वाले को गिराने जाऊंगा तो मेरा सर्वाइवल है। मैं बचाने की सोच से जाऊंगा तो मेरा कोई सर्वाइवल नहीं है। ये जो हम हारे हैं अभी रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान में अहमकों की तरह पीछे बनाने के बाद, हम 500 रन बनवा रहे थे इंग्लैंड से, हमें समझ नहीं आ रही थी कि मॉडर्न डे क्रिकेट कहाँ लेके चले गए। हमने एक तो पिच भी बना के दे दी और वो जिस माइंडसेट से आए थे वो हमने नहीं देखा कि वो दुनिया भर में खेल कैसे रहे। मकसद कोई अप्रोच ही नहीं होती। आपने वो पीछे उनको दे दी कि एक दिन में वो 500 रन बना के जा रहे हैं, मार मार के हमें वो कहते हैं ना धुल कर देना, वो किया उन्होंने हमारे साथ, और हम बड़ी बेशर्मों की तरह वो सीरीज खेले और हारे। तो हम अपने मुल्क के अंदर अगर नहीं कर सकते तो फिर वो मेरे ख्याल है कि शायद हमारे लिए वेकअप कॉल थी। वो जिस तरीके से इंग्लैंड ने हमें हराया था, और उसके बाद में बिल्कुल यहाँ पे आप ब्रैडबर्न को दूंगा, अगर मिकी आर्थर पीछे से राय दे रहे हैं तो मैं उनको बिल्कुल इस पर उनको जरूर अप्रिशिएट करूंगा कि भाई हमारा माइंडसेट बदलो। हमारे कोचेज यही बैठे हुए थे ना पाकिस्तान के, जो इंग्लैंड की सीरीज हुई थी, न्यूजीलैंड की सीरीज हुई थी, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई थी, सारे पाकिस्तान के कोच थे। हमने कौन सा माइंडसेट बदल लिया था? हम सबको फिक्र ये थी कि यार ये मैच बच जाए ताकि मेरी कुर्सी बच जाए। और भाई छोड़ दें कुर्सी, ये कुर्सी किसी की भी नहीं है। यहाँ 4 महीने के लिए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आता है, तो यहाँ तो कुर्सी किसी की भी नहीं है। आप अपने माइंडसेट को बदलें, आप अपने आप को बदलेंगे
तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट बदलेगी। ठीक हो गया। नसीम राजपूत साहब और अली ताबिश साहब से डिस्कशन का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू शो। स्ट्रेट अवे में अली ताबिश की जानिब जाऊंगा और अली आपसे पूछूंगा, अबरार अहमद वाज वेरी वेरी स्पेशल और अबरार की जिस तरह की बॉलिंग है वो बहुत जल्दी से विकेटें भी अब लेना स्टार्ट हो चुके हैं और जल्दी से उनको रिकग्निशन भी मिल रही है। हाउ पॉजिटिव दिस इज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट? सर बड़े अरसे बाद ऐसा हुआ है कि हमारे पास ऐसा बॉलर आ गया जिसको हम कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं, वरना कुछ अरसे से ऐसा चल रहा था कि हमारे पास स्पेसिफिक बॉलर्स थे, ओपनिंग हम स्पेसिफिक से करा रहे थे, मिडिल ओवर स्पेसिफिक से करा रहे थे और डेथ बॉलिंग स्पेसिफिक से करा रहे थे। अबरार अहमद ऐसा बॉलर है जिसको आप किसी भी फॉर्मेट में कहीं पे भी बॉलिंग करा सकते हो। T20 के लिए तो ओपनिंग बॉलर जैसे सुनील नारायण ने ट्रेंड सेट किया था अपनी फिंगर स्पिन विजिटरी का, वैसे ही मैं अबरार हक कह रहा हूँ, अबरार अहमद को ऐसे ही देख रहा हूँ। और अर्ली ऑन नई बॉल से उनके एक्शन और उनकी स्पीड में जो एक थोड़ी सी लचक और गुंजाइश इस चीज़ की है कि वो नई बॉल से थोड़ी सी स्विंग भी हासिल कर लेते हैं विद द एयर, इसलिए आज उनको 8वां ओवर में बॉलिंग दे दी गई थी। और एक चीज़ थी कि उस टाइम पे नसीम शाह को रोक के थोड़ा सा एंड चेंज करके उनको इंट्रोड्यूस कराया जाए। आई थिंक लवली क्रिकेट फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन अबरार अहमद इज अ लवली फाइंड। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के लिए आपको अगर याद हो कुछ अर्सा पहले, काफी अर्सा पहले PSL में इन्होंने डेब्यू किया था जल्दी के लिए, तो उस टाइम पे सब हैरान थे कि किस बच्चे को लेकर, तब इनको नहीं वो मिला। आई थिंक वही केस था, वही सिनेरियो था जो पाकिस्तान के काफी प्लेयर्स के साथ रहा। मिसबाह उल हक इज अ ग्रेट एग्जांपल। अर्ली ऑन डेब्यू हो गया लेकिन उसके बाद बड़े अरसे तक खेलने का मौका नहीं मिला क्योंकि टीम का स्ट्रक्चर ऐसा चल रहा था। लेकिन अब टीम का स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से इतना फ्लूइड, इतना हाइब्रिड सा हो गया है कि आप अच्छी परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करने के लिए हम उनको लाइमलाइट में लेके आके उनसे अच्छा खेल सकते हैं। नसीम भाई, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको भी ये फील हो रहा है कि पाकिस्तान का जो पेस बैटरी है उसको इस वक्त नसीम शाह लीड कर रहे हैं और नसीम शाह जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो एज ए लीडर पैक के लीडर लग रहे हैं। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ठीक है विकेट्स तो ले रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं पे अभी भी उनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है इंजरी के बाद। मेरे ख्याल शाहीन शाह अफरीदी इसी वजह से ज्यादा क्रिकेट खेलने आ गए, जो मुझे भी रिस्की लग रही थी कि जब एशिया कप सर पे दिखाई दे रहा हूँ, वर्ल्ड कप सर पे दिखाई दे रहा हूँ, शाहीन शाह अफरीदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन शायद जो बात आपने कही कि नसीम ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहे हैं, शाहीन उतने बेहतर नहीं दिखाई दे रहे हैं, शाहीन शायद उसी बेहतरी की जानिब आने के लिए ये टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं। अभी तक हमने शाहीन शाह अफरीदी को देखा कि इस टेस्ट सीरीज में ये अच्छा किया बाबर आजम ने कि एक स्पेल मैंने देखा था उनका कि जिन्होंने 5 ओवर का किया था, शायद 6 ओवर का नहीं 5 ही का था, बाकी 4-5 ओवर का स्पेल, इससे ज्यादा बड़े स्पेल के अंदर उन्होंने कहीं पर भी उनको यूटिलाइज नहीं किया। नसीम शाह को भी वो मोस्टली इसी तरीके से यूटिलाइज करते हुए दिखाई दिया। ये जरूरी भी है, ये दोनों बहुत ही की बॉलर है। नसीम शाह वाकई में आप सही कह रहे हैं कि मोर इम्प्रूव बॉलर है इस लॉट के अंदर। जी हाँ, अगर ये जो लॉट आप देखेंगे दोनों तरफ गेंद को स्विंग कर लेते हैं, जगह उनकी बहुत अच्छी हो गई है, स्लोअर वन उनका बहुत इफेक्टिव है, शॉर्ट पिच गेंद उनका बहुत अच्छा हो गया जो बॉडी के ऊपर कर रहे हैं। तो नसीम शाह ने जरा रैपिडली इम्प्रूव किया है, इन सब में जरा सेंसिबल अप्रोच के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। अगर हम अपनी फास्ट बॉलिंग लॉट की बात करते हैं, ये क्वेश्चन मार्क में जो अभी अबरार पे आपने बात कही थी, अबरार को आप क्यों एतमाद उस तरह नहीं दे रहे हो? आपने दरमियान में वक्त जाया किया, आपको पता था इस साल एशिया कप है, इस साल वर्ल्ड कप है। देखिए अबरार ज्यादा बेहतर बॉलर है वाइट बॉल क्रिकेट का। अगर जो मुझसे आप पूछेंगे, अबरार जो है वो रेड बॉल से ज्यादा व्हाइट बॉल का अच्छा बॉलर है और वो आपको ब्रेक थ्रू देने वाला बॉलर है। आपने देखिए ना, हमारे यहाँ पर परेशानी क्या होती है, आप सबकी रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूँ मैं आपको कि आप वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेल रहे थे तो शादाब पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी तो पता चला उनको रेस्ट दे दिया गया था। ऐसा रेस्ट नहीं बनता, आप पाकिस्तान के प्लेयर को तैयार करें। ऐसा आपने माजी में अम्माद वसीम को देखा था, उमर लड़का आया था बच्चा, तो उमर को आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल जो है वो गायब कर दिया था। इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, बहादुरों की तरह मैदान में आना चाहिए। देखे ना, बटलर और बैरिस्टो भी तो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, वो अपने ब्रांड के अंदर नंबर 1 है, वो अपने ब्रांड में नंबर 1 है, तो दोनों को जगह मिली हुई है। सरफराज और रिजवान भी तो क्रिकेट खेल रहे हैं ना। अब अबरार नए गेंद के बहुत अच्छे बॉलर हैं, जैसे अम्माद नए गेंद के बहुत अच्छे बॉलर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक ने अम्माद को एशिया कप में चेक करना चाहिए था। देखिए नवाज को हम बहुत चेक कर चुके हैं, अम्माद नया बॉल कैसा कर रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अम्माद
आप क्या बात, वो लोग कहते हैं उनकी फिटनेस जो है वो 50 ओवर की है या नहीं है। नहीं, अम्माद को भी आप चेक करें, यहाँ पे अम्माद को होना चाहिए था। कल मुश्ताक मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं इस वक्त इस टीम के अंदर जो सबसे मिसिंग एलिमेंट देख रहा हूँ वो मीडियम फास्ट बॉलर जो बैटिंग कर सके, लाइक रज़ाक, अजहर महमूद। उन्होंने कहा कि मुझे फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर अब तक उस तरीके से मुतासिर नहीं कर सके। ये एक ऐसा एलिमेंट है कि जो मैं इस टीम में सबसे ज्यादा मिसिंग देख रहा हूँ। लेकिन क्या स्पिन डिपार्टमेंट की बात हो रही है तो मैं समझता हूँ कि अबरार आपका वर्ल्ड कप का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एशिया कप का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आप सिर्फ टेस्ट क्रिकेट तक महदूद ना करें। एंड सिमिलरली आपको जो है वो अहमद वसीम को चेक करना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके चेक करना चाहिए। ठीक हो गया। अहमद वसीम की फिटनेस के हवाले से नसीम भाई कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, क्विकली मुझे बताइए, क्योंकि फिर इसके बाद मैंने आखिरी सवाल करना था नसीम राजपूत साहब से, क्योंकि वो हाई कोर्ट पे कुछ मामला चल रहे हैं, तो उसके लिए मैं नसीम भाई की राय जानना चाहूंगा। क्या अभी जिस स्ट्रेटेजी में हम खेल रहे हैं अली, इस स्ट्रेटेजी में हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना चाहिए था? क्या आमिर जमाल जैसे लड़के जो हमारे साथ गए हुए इस वक्त स्क्वाड में, क्या उनको हमें मौका देना चाहिए था इस टेस्ट मैच में, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क फ्री हो चुके हैं? अब एक टेस्ट मैच हम जीत चुके थे। देखिए, आई थिंक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बड़ा ज़रूरी था कि हम उसका स्टार्ट एक विनिंग स्ट्रीक से करें और हम सीरीज विन करें ताकि हमें वो पॉइंट्स मिले। यहाँ पे वो चांस था कि आप ड्रॉ के लिए नहीं खेल रहे, आप एक ऑब्वियसली गेम पॉइंट्स के लिए भी खेल रहे हो और सीरीज के पॉइंट्स के लिए भी खेल रहे हो। तो ऑन द सेफर साइड वो पॉइंट्स बटोरना इस टाइम पाकिस्तान की टीम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए वो ऐसे खेले और चांस नहीं दिया। जहाँ तक आमिर जमाल का ताल्लुक है और नसीम भाई ने जो बात की, मैं भी एग्री करूँगा उनसे कि आपके पास एक मिडिल ऑर्डर स्टेबिलिटी के लिए पावर हिटर टाइप जो बॉलर मीडियम पेसर हो, जो आपको विकेटें भी निकाल जाए। आपको याद है फ़हीम अशरफ ओपन करते थे पाकिस्तान की बॉलिंग, लेकिन वो उनका अक्सर ऐसे होता था जो अक्सर ऑलराउंडर्स के साथ होता है कि या तो बैटिंग अच्छी चल रही है या बॉलिंग अच्छी चल रही है और फिर वो उसमें शुमार होना शुरू हो जाते थे और वो एक डामाडोल सिचुएशन बन जाती थी। तो उनका जो रोल है एज अ प्रॉपर ऑलराउंडर वो नहीं जस्टिफाई हो पा रहा था। पाकिस्तान को बिल्कुल है ज़रूरत आमिर जमाल को, मुझे लगता ही है कि आगे बहुत चांसेस मिलेंगे इंशाल्लाह। ही इज़ क्वाइट यंग और होपफुली इंशाल्लाह ही विल शाइन फॉर पाकिस्तान। अच्छा, आखिर में नसीम भाई आपकी तरफ आऊंगा और फ्लोर इज नाउ योर्स। लाहौर हाई कोर्ट ने अब फैसला दिया है कि 7 दिन के अंदर चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब करवाया जाए। अब इस फैसले को आपने पढ़ा होगा मेरी तरह, आप भी हैरान हुए होंगे, क्योंकि एक नई मैनेजमेंट कमेटी आई थी, कहा यह जा रहा था कि वर्ल्ड कप तक ये चलेगी और आउट ऑफ नोवेयर एक और फैसला आ चुका है। अब इस फैसले की रोशनी में क्या इलेक्शन होंगे फिर 7 दिन के अंदर? क्या लगता है आपको? देखिए, फॉलो तो करना पड़ेगा आपको, ये हो नहीं सकता, ये हाई कोर्ट का हुक्म है। मेरा ख्याल है कि अब उसको किस अंदाज से मैनेज करते हैं ज़का अशरफ साहब मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह, ये देखना होगा। लेकिन जब से उन्होंने संभाला था और जो पुरानी मैनेजमेंट कमेटी गवर्निंग बोर्ड बना के गई थी, उसी दिन से इख्तिलाफ शुरू हो गया था और उसके अगले दिन ही एक नया गवर्निंग बोर्ड सामने आ गया था। आइन की रूह से ऐसा लगता है कि जिस तरह के फैसले चाहे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के आए हों या दीगर हाई कोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि पूरे मुल्क में एक साथ दरखास्तें चली गई थी, तो ऐसा लग रहा है कि आइन जो कहता है उसके तहत जो मैनेजमेंट कमेटी थी उसका बनाया हुआ गवर्निंग बोर्ड सही था। अब इसको किस तरीके से मैनेज करते, क्योंकि फैसले यही चीज बता रहे हैं, चाहे बलूचिस्तान का फैसला हो चाहे लाहौर का फैसला हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, हमने अजीब सी अपनी क्रिकेट को भी सियासत की नजर कर दिया है यार, ये बहुत नुकसान हो रहा है। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि पहले एक वजीर आजम हुआ करते थे तो उनके दौर का बंदा लग जाता था। अब कोalition गवर्नमेंट के अंदर आने के बाद हर आदमी, सर वो शायद खकान अब्बासी साहब ने एक मशवरा भी दिया था कि हमें बैटिंग का अलग चेयरमैन बना देना चाहिए, बॉलिंग का अलग चेयरमैन, कोalition गवर्नमेंट है। यही कह रहा हूँ आपको कि आप देखें ना, हर आदमी की इंटरफेरेंस इतनी ज्यादा हो गई है। कल ये इंटरफेरेंस खिलाड़ियों में दिखाई दे रही होगी, यार वो बहुत ही जरूरी है, इसको टीम में डाल लो, नहीं रुकता फिर। ऐसे हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी है। तो सियासत से दूर, अल्लाह करे कि जल्दी इलेक्शन हो जाए, एक वजीर आजम आ जाए और एक चेयरमैन आ जाए। ये मेरे मुल्क की क्रिकेट के लिए, क्योंकि इस गरीब आवाम के लिए जो महंगाई की चक्की में पिसी हुई है, परेशानियों का शिकार दिखाई दे रही है, उसको ये एक एंटरटेनमेंट रह गई है। इस एंटरटेनमेंट को भी सियासतदान पहले मुल्क संभाल रहे हैं यार। इस वक्त इतने और मसाइल दिखाई दे रहे हैं। क्रिकेट अभी तक तो संभली भी है, इसको संभला रहने दें। इसमें ज्यादा मुदाखलत होगी। देखिए, ये एक सिस्टम बना हुआ है हमारा, एक कोई भी चेयरमैन आता है,
जक्का अशरफ साहब अच्छा चला के गए, नजम सेठी साहब अच्छा चला के गए। सब कोशिश यही करते हैं कि मैं जो है वो एक अच्छा रिजल्ट देकर जाऊं ताकि मुझे अच्छे अंदाज से याद रखा जाए। लेकिन एक थोड़ी जो है ना वो आधा टीचर आधा बटेर बना के रखा हो आपने पाकिस्तान क्रिकेट को कि ये गवर्निंग बोर्ड होगा और ये गवर्निंग बोर्ड नहीं होगा। मेरे ख्याल है कोई अगर 16 गवर्निंग बोर्ड है तो हर बोर्ड के सरबराह ने शेरवानी जरूर चलवा ली होगी कि मैं तो आ रहा हूँ गवर्निंग बोर्ड में। लेकिन इतनी तब्दीलियां हो चुकी हैं ऑलरेडी गवर्निंग बोर्ड में कि 16 रीजन है तो 16 शेरवानियां बन चुकी हैं। तो ऐसा ना करें, एक क्लियर इंडिकेशन दे दे भाई ये गवर्निंग बोर्ड है। गवर्निंग बोर्ड क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे बिना तजुर्बा है, गवर्निंग बोर्ड सिंपली या डमी, उन्हें जो कहा जाता है वो उसके ऊपर दस्तखत करके आ जाते हैं और उसके लिए लड़ाइयां हो रही हैं। तो हमारी क्रिकेट को इतना सियासत की नजर ना करें, ये एक रिक्वेस्ट है। ठीक हो गया नसीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ आज शो में मौजूद रहे और बड़ी तफसीली गपशप हुई उमूर के ऊपर आपसे। अली आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और ख्वातीन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हो जाता है। कल नई खबरों के साथ और नए तबसरों के साथ, नए मेहमानों के साथ एक दफा फिर हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।